चलिए, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? है ना? तो एनर्जी तो कुछ डाउन हो चुकी होगी, सुबह 4 से शाम को 4 बजे से ही स्टार्ट हो गई होगी क्लासेस, और एनर्जी डाउन होगी। कोई बात नहीं, कुछ चार्ज करने के लिए अब हम स्टार्ट करेंगे आज से उद्यमिता विकास की क्लासेस, और यूनिट 1 डिस्कस करेंगे। और यूनिट 1 डिस्कस करने के पहले हम सिलेबस को एक बार गो थ्रू हो जाएंगे कि सिलेबस है क्या। देखिए क्या है, मेरी क्लास में हमेशा मैं बच्चों को पकड़ पकड़ के यही बात बोलता हूं कि लाइफ में, आपकी जिंदगी में, है ना, आपकी जिंदगी में आपको अर्जुन बनना है, और हर व्यक्ति अर्जुन बन रहा है, और उसको गुरु की जरूरत है। तो हर किसी के पास भगवान गुरु द्रोणाचार्य नहीं भेज पा रहे थे, तो क्या भेजा, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीएससी की तैयारी कर रहे थे, उनको अर्जुन बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए भगवान ने भेजा प्रीवियस ईयर का पेपर और सिलेबस। सिलेबस आपको बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, आपके मन में बहुत सारा भटकाव होगा कि ये पढ़ लेते हैं, इसके नोट से पकड़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। बिल्कुल नहीं परेशान होना है। सिलेबस की एक एक लाइन को अक्षर सा अगर हमने, इंग्लिश मीडियम के कितने स्टूडेंट है? एक, कोई बात, एक एक वर्ड को हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर का जब पेपर हमने सिलेबस डिस्कस किया और पूरा जब सिलेबस गो थ्रू हुआ एंड पोजीशन पहुंचने तक, एक बात बाय एंड लार्ज निकल के आया कि जो मूलभूत चीजें हमने पढ़ी उसका कम से कम ये 99 का वादा तो कोई भी नहीं कर सकता, बट 92% के आसपास क्वेश्चन चीजें देखने को मिली एज इट इज सिलेबस से। और सिलेबस के साथ साथ जो हम लोगों ने चीजें गो थ्रू की क्लासरूम प्रोग्राम में, तो कम से कम बच्चों के चेहरे में जो मुस्कुराहट थी वो हमारे लिए बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन था कि नहीं, जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं वो रास्ता बहुत बढ़िया है। ठीक, चलिए सबसे पहले उद्यमिता विकास, कुछ आपको पता है इसके बारे में? बेसिक कुछ पता है? नहीं पता होगा, और पता भी होगा तो आसपास देख रहे होंगे, मगर उस नजर से नहीं देख रहे होंगे जिस नजर से हमको इस सिलेबस को गो थ्रू होना चाहिए। ठीक, अब आपके मन में सबसे पहले हमेशा की तरह एक प्यारा स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट, उसके मन में हमेशा ये रहना चाहिए, ये शब्द है ना, क्वेश्चन मार्क तो हमेशा बना रहना चाहिए। क्या, क्यों, किस लिए, इसके पीछे क्या मोटो है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर उद्यमिता विकास आखिर एमपीपीएससी में शामिल क्यों हुआ, होना चाहिए। देखो कह रहे थे कि मेरा पेस थोड़ा सा अपन स्लो से फिर फास्टर पे पोजीशन पे चलेंगे, ठीक, जिससे आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। सबसे पहले ये जाने कि सब्जेक्ट चाहता क्या हमसे, इसको क्यों, इसका क्यों इसमें इन्वॉल्वमेंट डाला गया है एमपीपीएससी में, कभी क्यों, क्योंकि आप 1958 से एमपीपीएससी एग्जाम करा रही है, तो पता है ना आपको, ये तो प्रीलिम्स की तैयारी की होगी तो आपको तो पता होगा 1958 से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। तब से लेकर आज तक उद्यमिता विकास कभी ऐड हुआ? 2012 में जब ऑप्शनल सब्जेक्ट, तब भी आपको उद्यमिता विकास सब्जेक्ट के रूप में नहीं मिला होगा, और 2012 से लेकर 2023 तक सिलेबस में नहीं मिला। मगर आप ये चारों तरफ ये महसूस कर रहे होंगे कि भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, सबका एक ही मोटो है, क्या, कि हम हर व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकते, मगर रोजगार के लायक जरूर बना सकते हैं। कि वो अगर वो लायक बन गया तो ना केवल वो खुद को आत्मनिर्भर बनाएगा, साथ ही साथ कई लोगों को रोजगार प्रदान करेगा। क्लियर है? अब उद्यमिता विकास एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश सरकार का कुछ प्लान आउट बना। प्लान आउट ऐसा बना कि हम ऐसे स्टूडेंट्स को पकड़ते हैं। देखिए, उद्यमिता विकास, उद्यमिता शब्द, ठीक, हम 3 रूप से सबसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डिकोड करना है ना, हर चीज डिकोड कर लिए तो चीजें आसान हो जाती है। छात्र के रूप में, है ना, इसके पहले अगर कोई स्टूडेंट पुराना हो उसको समझ में आ जाएगा, अधिकारी के रूप में और एक उद्यमी के रूप में। ये सिलेबस आया, सिलेबस का फॉर्मेशन आप अचानक बच्चों ने देखा तो चेहरे में हवाइयां उड़ने लगी, सर उद्यमिता विकास ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं था। ठीक है, और बीए के स्टूडेंट ने थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट ये चीजें नहीं पढ़ी थी। घबराने की जरूरत नहीं, इंजीनियरिंग के ड्यूरेशन में भी मेरे सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट था ये। अब उद्यमिता विकास जो एमपी गवर्नमेंट ने और एमपीपीएससी ने इस चीज को इन्वॉल्व किया, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि छात्र के रूप में, आपने कल भी डिस्कस किया था मैंने, कि छात्र के रूप में आप एक मूलभूत एक चीजें जान लें कि कैसे उद्यम लगता है, उद्यम को लगाने में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, कौन कौन सी इसकी रेमेडीज है, इसकी जो समस्या आएगी उसका समाधान कैसे प्रस्तुत करना है। साथ ही साथ
फिर इसमें कौन कौन से कानून लगते हैं पता होना चाहिए। हमें पता ही नहीं, हम दुकान खोल लेते हैं मगर बाद में पता चलता है कि इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, गुमास्ता लाइसेंस, पता है आपको। कुछ लोग जो जो किराना और ये इस टाइप का व्यापार से संबंधित जो बच्चे होंगे, जिनके पेरेंट्स या जिनके कोलीग्स या जिनके रिलेटिव्स कर रहे होंगे, उनको पता होगा गुमास्ता लाइसेंस क्या है, मगर कुछ लोगों को नहीं पता है। कुछ लोगों को ये नहीं पता कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। हर व्यापार आपकी परीक्षा लेता है, आपकी परीक्षा लेता है कि आप मुझे झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। ठीक, अच्छा चिंता मत करना, आपको मैं नोट डाउन भी कुछ चीजें कराऊंगा, है ना। आप पहले समझो कि क्या मांग रहा है ये सब्जेक्ट, जल्दबाजी में नहीं है। याद रखना कि हौले हौले से दुआ लगती है, हौले हौले से दवा लगती है और हौले हौले से शिक्षा प्राप्त होती है। आपको ऑल ऑफ सडन नहीं आ सकता। आप सोचो कि आज ही के आज शिक्षा प्राप्त हो जाए और मैं डीएम बन जाऊं, पॉसिबल ही नहीं है। ये मैराथन है, आपको डेली गिरना है, डेली अपने घुटने साफ करना है और डेली लगना है। ठीक, तो आप सोचो कि आज ही उद्यमिता समझ में नहीं, थोड़ा सा आप समझ विकसित कर लो और समझ विकसित कर लेने के बाद आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जैसे क्वेश्चन मिलेगा तुरंत आप इसको डील कर लेंगे, बट आपको एक बेसिक अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक, एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश सरकार ने बोला कि एक एमपीपीएससी, क्योंकि जब ये आने वाला टाइम में अधिकारी बनने वाला है स्टूडेंट, ठीक, हम ऐसा सिलेबस फॉर्मेशन करते हैं जिसमें ये सभी चीजें होंगी कि उद्यम कैसा लगता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या इसके समाधान है, इसके लक्षण क्या है, एक अच्छे उद्यमी के लक्षण क्या हो सकते हैं, क्या क्या समस्याएं आती है और इसके समाधान क्या है, और अच्छे अच्छे उद्यमियों के कुछ एग्जाम्पल्स। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इनका नाम सुन रखा हो आप लोगों ने, अभी भेंट होगी इनकी। ठीक, तो जब एक छात्र के रूप में ये सब चीजें आपको जब पता हो जाएगी, दो चीज होगी। एमपीपीएससी में 100 हर वर्ष कभी कभी 500 भी वैकेंसी आती है और कभी कभी 100 भी आती है और कभी कभी भगवान 58 भी दे देता है। ठीक, 100 वैकेंसी आती है तो हमारी हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि 100 वैकेंसी तो हमारे काम की नहीं, क्यों, ये तो 5 भाइयों में बटेगी। सही बात है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस 5वां भाई पैदा हुआ है, ईडब्ल्यूएस, सब 5 भाइयों के हिस्से में 20-20 वैकेंसी आएगी, ये तो पता है आपको। अब इसमें तो काम नहीं चलने वाला। अब इसमें से कुछ बच्चे, इन चलो 500 वैकेंसी मानते हैं, इस वर्ष हो सकता है कुछ अच्छी वैकेंसी देखने को मिले। 500 वैकेंसी में 2-2.5 लाख लोग एग्जाम देते हैं और 2.5 लाख लोगों में से 500 लोग अंतिम रूप से चयनित होंगे और फिर जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाएंगे। अब उनकी जिंदगी में फिर पड़ाव आएगा, ऐसा पड़ाव या तो हम छोड़ दें या तो लगे रहें। लगे रहने वालों को हो सकता है चीजें मिल जाती है, कभी कभी लगता है नहीं भैया पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, खासकर गर्ल्स के साथ, बॉयज के साथ, क्योंकि भाई हमारे पास फाइनेंशियल पावर नहीं है, अब हम गिव अप करते हैं। अब इस स्थिति में उस स्टूडेंट्स के पास एमपीपीएससी ने एक स्कोप दिया कि अगर आप एक छात्र अधिकारी बन जाते हैं, अभी मैं बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या, अधिकारी बन जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं बनते तो आपको बेसिक चीजें पता है कि कैसे एक अच्छा उद्यम स्थापित किया जाता है। ठीक, ना केवल किया जाता है, उसके लिए प्लान बी कैसे रेडी रखना है, क्योंकि उद्यम आपकी परीक्षा भी लेगा तो भैया उसके लिए रिजर्व पैसा भी रखना है। फिर कैसा एक अच्छा मैनेजर का चयन किया जाए ये भी सीखना पड़ता है। फिर उसका सप्लाई चेन, फ्लिपकार्ट देख रहे हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसा है, ये सब कुछ सीखना पड़ता है। और अगर ये सब सीख लिया तो एक बहुत अच्छे आप उद्यमी बन जाते हैं। और वो 500 स्टूडेंट अगर जिन्होंने ये सब चीजें सीखी है तो गांव पे जानते हैं, एक अधिकारी के रूप में आपको पहले ही दिन नगर निगम इंदौर नहीं मिलेगा, याद रखना, है ना, कि आप डिप्टी कलेक्टर बन गए और पहले दिन ही इंदौर नहीं मिलेगा। ये सब वो लोग हैं जो टॉप मोस्ट एकदम एकदम क्रीम लोग होंगे, तब जाके इंदौर मिलता है। ठीक, आपको पहले दिन भगवान तोड़ेगा। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद राह आसान नहीं है, फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं, डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद राह आसान नहीं होती, बल्कि और भी दूभर हो जाती है। आपके कॉन्फिडेंस को, आपके गुरूर को भगवान फिर दूसरे रूप में तोड़ता है। पता क्यों? छोटे से टाउन में फेंक देगा, बस मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, है ना, टाउन में फेंक देगा। और जहां खाने पीने की मूलभूत चीजें तो मिलेंगी, मगर आपको जो सोच रहे हो कि पिज्जा और मैकडी डोमिनोज मिलेंगे दूर दूर तक, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक नहीं मिलेंगे आपको। और आपको तब शांत दिमाग के साथ आपको अपना मोटो याद करना पड़ेगा कि नहीं भैया हम इस कंट्री के लिए, इस सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करने आए थे। तब आपको याद आएगा कि मैं अधिकारी हूं और मुझे कुछ ना कुछ जीवन में कुछ लोगों के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा। आपने ये जब सिलेबस आपने पढ़ा है, उद्यमिता की अवधारणा, उसकी महत्व, उसके सिद्धांत, उसकी सृजनशीलता, विचार सृजन, ये सब कुछ अधिकारी के रूप में जब आप गांव में जाएंगे और ये सब चीजें आपको पता होगी तो गांव की गरीबी को कैसे दूर किया जाए ये आपको पता होगा। कैसे? स्थानीय स्तर पर
वो लोग जो खजूर से झाड़ू बनाते हैं, गांव के लोग हो, खजूर की झाड़ू देखी है। अब अगर अधिकारी है तो उसके पास विजन होगा, ठीक, और गांव के आदमी को वो झाड़ू ही दिखेगी। याद है रतन टाटा ने, आपने देखा होगा कि टाटा नैनो का प्लांट कहां खोला सबसे पहले? पश्चिम बंगाल में। कुछ याद है आपको? पश्चिम बंगाल में। अगर ममता बनर्जी और कुछ स्थानीय लोगों के विरोध के चलते वो प्रोजेक्ट शिफ्ट हुआ कहां? गुजरात। 1 रुपए में नरेंद्र मोदी जी ने उसको क्या किया कि आप आइए लगाइए। और वो पिक्चर की क्लिप भी देखी होगी नरेंद्र मोदी वाले में। उनसे बोलते हैं कि रतन भाई आपको इस बंजर लैंड में क्यों, क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा 2 चीजें दिखती है, एक विजनरी इंसान और गरीब इंसान। गरीब इंसान को ये बंजर लैंड दिखेगा। रतन टाटा कह रहे हैं कि मुझे ये बंजर लैंड नहीं, मुझे चलता हुआ अपना कल कारखाना दिख रहा है, इस पे मुझे बनती हुई गाड़ियां दिख रही हैं। ये है विजन। एक अधिकारी के रूप में जब वो पहुंचेगा तो पता चलेगा कि नहीं, स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन कैसे कर सकते हैं। ये झाड़ू को, या जो आपके उपले हैं, कंडा सुना है? कंडे, कंडे तो सुने ही गांव के लोग, है ना? वो कंडे को कैसे हम ग्लोबल, लोकल से ग्लोबल कर देते हैं, ठीक। ये कंडा जो फ्री में कोई नहीं खरीदता गांव में, अमेजन पे आप जाएंगे तो अमेजन पे वो 15 रुपए का एक कंडा बिक रहा है। बिक रहा है। क्या किया? लोकल से उसको ग्लोबल कर दिया। कैसे? टेक्नोलॉजी की मदद से। ये किसको पता होगा? विजनरी। जब आप अधिकारी बनेंगे आपको पता होगा कि भैया टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है। स्थानीय स्तर की महिलाओं को एकत्रित करेंगे और उनको बोलेंगे बिल्कुल मत परेशान होइए, आप उपले बनाइए, अच्छी क्वालिटी के बनाइए, क्वांटिटी सेम रखिए और गुणवत्ता युक्त चीज रखिए। बाकी हम आपको इस चीज को ऑनलाइन कनेक्टिविटी के साथ जोड़ देते हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हो गया, और ना केवल सृजन हुआ बल्कि आत्मनिर्भरता भी प्राप्त हुई। क्यों? जब किसी महिला के जेब में पैसा जाता है तो वो उसके पास नहीं जा रहा, पूरे घर के लिए पैसा जाता है, और हमेशा के लिए आपने एक रोजगार दिया है। अधिकारी के तौर पे उसको पता होगा कि भैया इस XYZ जो भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसको रजिस्टर कैसे किया जाता है, कराएगा। फिर सेविंग कैसे होती है। जो लिज्जत पापड़ का नाम सुना आप लोगों ने? अभी पता है उसकी क्या पोजीशन है? 650 करोड़ रुपए प्रति वर्ष टर्नओवर है उसका। गुजरात की एक कंपनी थी, ठीक। वो महिलाएं जो बेसहारा थी, जिनका कोई सहारा नहीं था, वो क्या बने कि तुम्हारा भी सहारा नहीं है, तुम्हारा भी कोई सहारा नहीं है, एक काम करते हैं हम एक दूसरे के सहारा बन जाते हैं। और एक दूसरे के सहारा बने, और जो हमारी शक्ति थी उसी को हमने अपना ताकत बना लिया। क्या? कि भैया पापड़ तो बना सकते हैं ना, अचार बना सकते हैं, गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। और धीरे धीरे करते करते छोटी छोटी चीज, एक छोटा सा नया विचार, छोटा सा जोखिम, क्या बना? आगे चलकर एक बहुत अच्छा उद्यम बन गया। यह है उद्यमिता विकास। एक अधिकारी के तौर पे जब आप किसी के लोगों को सक्षम बनाएंगे और उनके जेब में पैसा जाते हुए देखेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा। और शासन का उद्देश्य भी तो यही था। ODOP क्या है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। कि जिस डिस्ट्रिक्ट, वो कोई भी स्पेसिफिक एक डिस्ट्रिक्ट होगी, उसका एक प्रोडक्ट होगा, उसको लोकल से ग्लोबल पे पहुंचा देना है। और धीरे धीरे लोगों को स्थानीय स्तर पर, कि वो बुंदेलखंड के वो जो बेचारे मजदूर जो माइग्रेट होकर महाराष्ट्र जाते थे, माइग्रेट होकर कर्नाटका जाते थे, कोई जरूरत नहीं है, आपको स्थानीय स्तर पे हम रोजगार प्रदान करेंगे। तो इससे कॉन्फिडेंस होगा 1, पैसा आएगा 2, ठीक, रोजगार प्राप्त होगा 3, और धीरे धीरे जब पैसा सर्कुलेट होगा मार्केट में तो मार्केट मजबूत भी तो होगा दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल बूम करेगी। और आप इस पोजीशन, ये देखो कि अभी GST का लेटेस्ट आज का डेटा है, कितना भी टच कर गया, बहुत बढ़िया। कोई किसने बोला? बहुत बढ़िया, शाबाश, न्यूज़पेपर पढ़िए भैया। 2 लाख करोड़ वो GST जो 1001 स्टार्टिंग में सन 2017 से शुरुआत हुआ, 16-17 से शुरुआत हुई, 45,000 करोड़ से आज वही GST का रेवेन्यू कलेक्शन कितना आ जा रहा है? 2 लाख करोड़ जा रहा है। और ये 2 लाख करोड़ वही है जो प्रधानमंत्री आवास योजना और ये चमकती हुई जो रोड दिख रही है, सब उसी का ही है, ठीक। मैं न्यूज़पेपर से रिलेट करूंगा, थोड़ा सा नाक मुंह कान गला खोल के चलना, ठीक। देखो भैया, आसपास की चीजें अगर आप उसको अवेयर, अच्छा अधिकारी क्या होता है? जो आसपास की चीजों को चलते हुए माइक्रो तरीके से ऑब्जर्वेशन भी करे। ऐसा हाड़ मास का शरीर हिलेते हुए नहीं देखना, ये पूरे भंवरकुआ में सभी बच्चे चप्पलें चटकाते हुए घूम रहे हैं। आप अपने आप को कभी, अपने आप को अच्छा अधिकारी कभी माना ही नहीं। सही बात है, वही चप्पल, वही लोवर, आप अपने आप को सबसे पहले गंभीरता से लीजिए कि नहीं, मैं करूंगा, मेरे में वो किरदार है, मेरे में वो कैपेबिलिटी है, मैं सब कर सकता हूं।
तो एक अच्छे अधिकारी के तौर पे जब आप इस चीज को जिएंगे, ये सब्जेक्ट पता है जीने वाला सब्जेक्ट है, आपको उसको मरे हुए सब्जेक्ट के तौर पे लेंगे तो फिर मरे जैसा नंबर आएगा, मगर आप एनर्जी के साथ आएंगे तो चीजें होंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, बीच बीच में एग्जांपल देते जाऊंगा, छोटा सा आज वीडियो भी दिखाऊंगा मैं एक, ठीक। ज़ेप्टो कंपनी नाम सुना आपने? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ कुछ गरीबों ने नहीं सुना होगा। कौन कौन गरीब है? ये ज़ेप्टो का नाम, आपकी ईमानदारी, आपको हाथ उठा देना चाहिए जिनको नहीं पता। ज़ेप्टो कंपनी बहुत तेजी से लोकल से ग्लोबल लेवल तक पर पहुंचने वाली 2 लड़कों की कंपनी है और कोविड में आए। अभी इनकी कहानी हम सुनाते हैं आपको, है ना। मैं थोड़ा सा वीडियो के फॉर्म में दिखाऊंगा, कोई दिक्कत परेशानी, गिले शिकवे कुछ, ठीक। कुछ नोट्स भी बनवाएंगे, चिंता मत करना, आपको मैं नोट डाउन भी कराऊंगा। स्लाइड पढ़ाने के साथ साथ कुछ हाथ पे, जब आप कॉपी पे चीजें लेके जाते हैं घर में तो लगता है कि आज पैसा वसूल हुआ है, ये वसूल कराऊंगा मैं पैसा, ठीक है। ज़ेप्टो कंपनी के बारे में, 6,500 करोड़ की कंपनी बन गई। 2 बच्चे, मुश्किल, वो भी कौन? कॉलेज ड्रॉप आउट। कैसे? एक विजन था, एक जोखिम लिया, 2, ठीक। कुछ बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है ना, अनिश्चितता के साथ जब आप काम करते हैं तभी होता है। अच्छा, पता है उद्यम, छोटी छोटी चीजें क्लियर करते चलते हैं अभी। उद्यम और व्यवसाय दोनों सेम सेम लग रहा है ना? सेम सेम है क्या? क्या है, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ है ओपिनियन? बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए, उद्यम और व्यवसाय, व्यवसाय को सबसे पहले जानते हैं। वो व्यवसाय वो चीज कहलाती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कंटिन्यूअसली चली आ रही। किराना का व्यापार, जैन साहब किराना का व्यापार कर रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जिसमें इनोवेशन नहीं है, बस मोनोटोनस तरीके से चीजें रन अप हो रही हैं, चल रही हैं, बस चल रही हैं, बार बार चल रही है, उसमें कोई इनोवेशन नहीं है। मगर उद्यम में क्या होगा? कुछ ना कुछ नवाचार होगा, इनोवेशन होगा, कुछ नया तड़का होगा। जैसे किराना तो हम खरीदते थे, है ना, कि जैन साहब के पास जा रहे हैं, जो भी हैं, ठीक, यूट्यूब में लोगों तक जा रही हैं चीजें, तो बिल्कुल ऑफेंड ना हो, सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ। जैन साहब हैं या अग्रवाल साहब हैं, गुप्ता जी हैं, जो भी हैं, थैले लगे जाते थे। मगर अब क्या हुआ कि थोड़ा सा इनोवेशन का तड़का लगा। फ्लिपकार्ट और अपनी ब्लिंकिट ने, है ना, दीपेंद्र गोयल जी की कंपनी, अभी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, है ना, अभी 20-22 लेक्चर होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दीपेंद्र गोयल जी की कंपनी है और इन्होंने क्या किया कि अच्छा, एक काम करना, आपको ग्रोसरी चाहिए, आटा खत्म हुआ, बिल्कुल मत परेशान हो, 10 मिनट में हम आपको दे रहे हैं, ठीक। ई कॉमर्स, है ना, चीजों को लिंक अप किया एप्लीकेशन से, आपके नियर अबाउट जो ही वो होगा उनका स्टोरेज, वहां से चीजें पिक की और 10 मिनट में आपको आटा मिल गया। दिमाग, आटा तब भी मिलता, मगर उन्होंने कस्टमर को सेटिस्फाई करना और कस्टमर को हेल्दी फील कराना, हैप्पी फील कराना, जितना आप कराओगे उतनी तेजी से ग्रो कर जाओगे। ब्लिंकिट आज हर किसी के दिल में है, और नहीं है तो झोला तो है ही उसका, है कि नहीं है? दिल में तो नहीं होगा मगर झोला तो हर किसी घर में होगा, खासकर इंदौर में, है ना, सच बात है। ये क्या है? इनोवेशन है। तो ये कहलाएगा ज़ेप्टो या ब्लिंकिट, क्या कहलाएगा? उद्यम कहलाएगा। और नॉर्मल किराना का व्यापार, ये जो मिल चला रहे हैं, आटा चक्की चला रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे? व्यवसाय, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, मगर उसमें इनोवेशन का तड़का नहीं है, रिस्क का तड़का नहीं है। क्या करना, वही आटा चक्की चलाते हैं, रिस्क कुछ भी नहीं है। नहीं आया गेहूं तो नहीं पीसेगा आटा, बंद, नो प्रॉफिट नो गेन। बट उद्यम में रिस्क भी है, आप बहुत सारा पाते हैं, बहुत सारा खोते हैं। बाइजू ने पैसा लगाया, बाइजू ने पैसा बहुत कमाया, मगर जब स्थिति खराब हुई तो बाइजू बंद होने के कगार पे भी है। तो उद्यम के साथ बहुत अच्छी चीज है कि वो चीजें चलती भी। कल मैंने एग्जांपल दिया था, मेरे साथ के मित्र हैं अभिषेक तोमर, है ना, उन्होंने प्लांट खोला, 15 लाख रुपए पिताजी से उधार लिए और धीरे धीरे करते करते आज 12 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। मुझे लगता है 7 साल में बढ़िया ग्रोथ है ये। 7 साल में अगर इतना पा रहा है तो बहुत बढ़िया पोजीशन है, ठीक। और सबसे बड़ी बात कि वो 15 लाख तुरंत उसने वापस करने के बाद धीरे धीरे कर रहा है, और यही स्टार्टअप है, ठीक। तो अधिकारी के तौर पे भी और एक उद्यमी के तौर पे आपको भगवान और मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार आपको ये करेगी कि आप बेसिक चीजें जान लीजिए तो उद्यमी भी बन सकते हैं। अधिकारी के तौर पे हैं तो लोगों के जीवन का कैसा बेटरमेंट किया जा सकता है ये भी किया। क्लियर है? अब चलिए, सबसे पहले अब डेली हम सिलेबस रगड़ेंगे, याद नहीं करेंगे, चाट लेंगे उसको, ठीक। चट करना जरूरी है। मम्मा हमारी बचपन में क्या करती थी कि घूंटी जो होती थी ना, और उसको चटा देती थी। होता क्या है, इससे आपके शरीर की रग रग में बहना चालू हो जाएंगी चीजें। क्लियर है? हम सिलेबस को
टेकन ग्रांटेड लेते हैं कि यार हल्का है बस, अरे ऐसा ही चल जाएगा। नहीं दोस्त, जितनी आपके अंदर एनर्जी होगी, जितनी वार्मथ होगी, उतनी ही तेजी से आपका सिलेक्शन होगा, और जितना कैजुअल हो गया आप, उतनी ही चीजें डिले होती जाएंगी। क्लियर है? और ये मेरा अनुभव है पिछले 4-5 वर्षों का। ठीक है, चलिए सबसे पहले शब्द आएगा उद्यमिता की अवधारणा। सबसे पहले हम जानेंगे कि उद्यमिता, आपने सिलेबस देख लिया था कि नहीं देखा था? नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं। उद्यमिता की अवधारणा, सबसे पहले उद्यमिता है क्या, उद्यमिता की परिभाषा को जानेंगे, क्या क्या चीजें हैं, फिर उसकी इंपॉर्टेंस। और याद रखना ये क्वेश्चन है अपने आप में, मैं इसको भी डिकोड करते चलूंगा। उद्यमिता की अवधारणा हो सकता है बेसिक 2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, और आपके पास सिलेबस हो तो ऐसे ही उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, हम पढ़ने के पहले डिकोड भी कर लेते हैं सिलेबस की लाइन। क्यों? सिलेबस की लाइन और शब्द पता है क्या बोलते हैं? खुद बोलते हैं कि भाई मैं 7 नंबर में आऊंगा, तैयार कर लो। मगर हम क्या करते हैं, R&D करने लगते हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के चक्कर में ना ये मिलता है ना दोनों चीजें नहीं मिलती। ठीक, उसका महत्व 7 मार्कर बाजू में लिख लो, तो जब आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग एक्टिवेट रहेगा, भैया 7 मार्कर का टॉपिक है, तैयार रहना। फिर उद्यमशीलता के लक्षण, हो सकता है वो 2 मार्कर में भी आए, और हो सकता है वो 7 मार्कर में, इलॉबरेटिव फॉर्म में चाहे तो वो 7 मार्कर में भी आएगा। तो सबसे पहले पहली लाइन क्या है, बोलिए आप लोग, उद्यमिता की अवधारणा, फिर उसका महत्व। ठीक है गाइस, सबसे पहले कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है गाइस, गाइस बोल सकते हैं यूट्यूब की भाषा है, चल जाएगा, कोई बुरा तो नहीं मानोगे। ठीक, फिर उद्यमशीलता के लक्षण, और गांव की भाषा में लक्षण, है ना, कि तुम्हारे मोड़ा मोड़ी के लक्षण ठीक नहीं दिख रहे, क्योंकि वो लाइन से वे लाइन घूम रहे हैं। यही बोलते हैं मम्मा पापा, गांव में तो जरूर बोलते हैं कि लक्षण तुम्हारे ठीक दिख नहीं रहे। फिर लक्षण के बाद लक्षण आएगा 2 मार्कर 7 मार्कर। सिद्धांत, भैया ये आउट है क्वेश्चन, सिद्धांत आएंगे 10 मार्कर। ठीक, इसको लिख लो। फिर विशेषताएं, कितने में हो सकता है ये? 7 नंबर, बहुत बढ़िया। देखो आप खुद से आपके निकलने लगी चीजें। फिर नवाचार का महत्व 7 मार्कर। ठीक, हम इतना प्रिपेयर करें, 10 मार्कर में आएंगे तो हमारी किस्मत, हम उसको एलैबोरेटिव फॉर्म में लिख लेंगे। फिर उद्यमशीलता की प्रक्रिया, प्रक्रिया ये अपने आप में टॉपिक नहीं है, ये है टैग। सृजनशीलता 2 मार्कर। ठीक, विचार सृजन से क्या तात्पर्य, 2 मार्कर। अनुवीक्षण यानी एनालिसिस, 2 मार्कर भी है और 7 मार्कर भी है। ठीक, व्यवसाय योजना 7 मार्कर। ठीक, और ये जब तीनों को मिला देगा हो सकता है वो 10 मार्कर में आ जाए, बट व्यवसाय योजना प्रिंट है क्वेश्चन, 7 मार्कर में आएगा ही आएगा। व्यवसाय योजना से क्या समझते हैं बताइए? क्लियर है? मगर कभी कभी हम रोते हैं, फिर कुछ नहीं पता बिजनेस प्लान क्या है, भैया बिजनेस में कौन कौन सी चीजें होंगी। याद आपको पता है कि इसको DPR, पता है आपको क्या है उसका फुल फॉर्म? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जब आपके गांव में रोड का ठेका लगता है, ठेका बनता होगा, है ना, कहते हैं गांव के रोड का ठेका पास हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट पास, टेंडर पास हो गया है, ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है कि भैया रोड का रास्ता, लैंड एक्विजिशन में कितना पैसा लगेगा, कितने किसानों को हमें पैसा देना पड़ेगा, रोड बनवाने के लिए हमको क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी, कितने उसमें हमको क्या कहते हैं वर्कर की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, सब कुछ डिटेल प्रोजेक्ट, कितना पैसा लगेगा, ये सब कुछ उसमें होता है। ये है डिटेल प्रोजेक्ट, इसी को कहते हैं व्यवसाय योजना। और यही चीज उद्यम में, कि कोई उद्यम है, जैसे हमें लगाना है डिस्पोजल का प्लांट। क्लियर है? थोड़ा सा बस चीजें क्लियर रहे तो बहुत अच्छा लगता है कि डिस्पोजल का प्लांट लगाना, तो सबसे पहले एक हमें जगह की जरूरत पड़ेगी, सब जगह के साथ फिर हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा कि भैया हम एक कारखाना चालू कर रहे हैं, फिर मशीन लानी पड़ेगी, मशीन के लिए फिर रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। ठीक, तब जाके फिर आपको बैंक मैनेजर पैसा सैंक्शन करता है। सही बात है ना? जब बैंक में जाते हो लोन लेने के लिए, तो ऐसे मुंह उठा के चले जाओगे लोन देना, तो वो 2 लपड़ दे देता खींच कर। कहां कहां से आ जाते छोटे छोटे टाउन से लोग, गरीब लोग। आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाओ भाई, कुछ प्लान है कुछ, कि ऐसे रास्ते चलते आपको बैंक मैनेजर कभी एंटरटेन नहीं करता। क्यों? प्लान हो रखे हो। और ये चीजें प्लानिंग लाइफ में, एग्जाम में और उद्यम में, सब में प्लानिंग जरूरत है। नेक्स्ट, नए उद्यम प्रबंध के प्रमुख मुद्दे 7 मार्कर। और आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 10 मार्कर। ठीक, कौन कौन से मुद्दे हैं इसको नोट डाउन कर लो, 7 मार्कर / 10 मार्कर।
फिर वैधानिक आवश्यकता, कौन कौन से कानून है, ये 10 मार्कर में लिख लो, हो सकता है पूरे कानून पूछ ले 2 मार्कर में भी आ सकता है। ठीक, क्लियर है। फिर आ जाएगा आपका फेवरेट, महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियां, कितने का, 10 मार्कर भी, 10 मार्क है भाई, 11 मार्कर, अच्छा इसमें 11 मार्कर, हाँ ठीक, समझ गए, 11 लिख लेना गाइस। ठीक, फिर भारत में उद्यमिता का विकास, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाला संस्थान। तो सबसे पहले संस्थान को 2 मार्कर में लिख लो आप, 2 मार्कर में। ठीक, स्टार्टअप इंडिया 10 मार्कर और आपकी किस्मत सही रही तो 7 मार्कर, मगर स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया 10 मार्कर का टॉपिक है। ठीक, इसको अपन बहुत अच्छे से, जितने इसके आयाम हो सकते हैं हम इसको टच कर लेंगे। ठीक, तो ये टॉपिक नहीं है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, बस हमको ये पढ़ना है, स्टार्टअप इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रमोटिंग इंटर, ये सब पूरा सेगमेंट क्लियर है, पिक्चर क्लियर। चलिए, इनका नाम देखा है आपने, इन लोगों तो देखा ही होगा आपने, इसकी ऑनर कौन है, बहुत बढ़िया, वो जो मैडम है शार्क टैंक में आती है, बीच में बैठती है मैडम, क्या नाम है, नमिता की विनीता, विनीता है, हाँ नमिता, वो जो हर चीज को कहते हैं कि आई एम आउट, पता है ना, वो हमेशा इंटरेस्ट तो लेंगी मगर पैसे जब लगाने की बारी आएगी तो पीछे हो जाएंगे, है ना, कि मैं इससे कोरिलेट नहीं कर पा रही हूं, मैं इससे अपने आप को पीछे लेते। ठीक है, ब्लिंकिट आपने देखा होगा, लेंस कार्ट नाम सुना होगा, कौन सा बंसल है वो, पीयूष बंसल, शाबाश बहुत बढ़िया। लेंस कार्ट ने स्थिति ये है कि टाटा का जो टाइटन का टाइटन आई है ना, उसको बहुत दूर पीछे छोड़ दिया, बहुत दूर। ठीक, कुछ नहीं किया, आसपास के जितने लोकल वेंडर थे अच्छे अच्छे, उनके साथ कोलैबोरेशन किया, एक बेसिक प्लेटफॉर्म बनाया, थोड़ा उसने अपना क्या किया, ब्रांडिंग का तड़का लगाया और ब्रांड एम्बेसडर वो खुद ही बन गया। ठीक, अब शाहरुख खान और हमारे करण जौहर आने लगे हैं, बट वो पहले खुद भी करते थे, और बहुत अच्छा इंसान, क्योंकि इनकी जो बेटर हाफ है उनके जीवन साथी हैं। राजस्थान में वो लोग जिनकी आंखों में रोशनी कम है, वो दृष्टि नाम से वो वेलफेयर एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, लोगों को चश्मा देते हैं, उनके जीवन में साथ ही साथ चश्मा देने के साथ साथ उनको रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। तो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हो। ठीक, मिंत्रा का नाम सुना होगा आपने, इसका ऑनर कौन है, आप ये आपके लिए क्वेश्चन है, हर कुछ बता देंगे तो फिर काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसका जोमैटो का, बहुत बढ़िया, दीपेंद्र गोयल। ठीक है, स्विगी, अब कल जब भी आप ये आसपास की जो चीजें दिखती है, कुछ नहीं करना, मोबाइल से सर्च कर लो, सर्च कर लोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब आपको बस एक 3 से 4 मिनट का एक वीडियो दिखाते हैं, जिससे पिक्चर आपकी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। आपका आंसर, ये क्वेश्चन खुद ही ये वीडियो खुद ही हो जाएगा। ठीक, अरे पेप्टो नहीं, जैप्टो है प्रभु, अरे वो बहुत वेल प्लान्ड लोग हैं। नाम देख लो इसका, नाम नोट डाउन करो गरीबों, देख लो, हाँ यही एग्जाम्पल है। आप इसमें थ्योरी के साथ एग्जाम्पल नहीं डालोगे ना तो सब मट्टी हो जाएगी। मैं दिन भर आपको पढ़ा के शहर करूंगा, रात में आप भूल के इसको गांव कर दोगे। ठीक, इसको ना कर लिखो, काइवल्या, वोहरा और आदित्य।
सॉरी, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा। अब काम कम कीजिए, मैं बताता चलूंगा। आवाज आ रही है ना? तो सबसे पहले क्या है कि आसपास की अपॉर्चुनिटी देखना है। कैसी अपॉर्चुनिटी? लोगों की समस्या से ग्रसित थे कि भाई अब पेंडेमिक है, घर से बाहर निकलना नहीं है, हर किसी को डर लग रहा है, तो बंकर बना के सब छुपे हुए थे हम सब बंकर बना के छुपे हुए थे, निकल नहीं रहे 2-2 महीने तक। मगर ग्रोसरी तो कुछ तो हप्पा पानी मैगी, अब घर में खाली बैठे हैं, तो खूब मैगी बनाई है सबने, मगर बाहर जाते नहीं, जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि लोगों को चीजें तो चाहिए, बट चीजें आ नहीं पा रही। उस अपॉर्चुनिटी को इन्होंने ग्रैब कर लिया। देखो, एक क्वेश्चन हो सकता है, ट्रेंड में चल रहा है डार्क स्टोर। स्टोर क्या है? डार्क स्टोर वो आसपास की चीजें, फिर से सुनते चलिए, सुनते चलना, ठीक है। अब इंदौर भी शामिल है।
57 सेकंड में। बस ठीक है, कुछ चीजें क्लियर हुई है ना। ये डेली कुछ ना कुछ आपको देख, मैं एक मिनट ओपन हो जाइए, कोशिश करूंगा कि आप हमेशा इस चीज को महसूस भी करें। केवल हम पढ़ते थे, आज हमने देखी कि भाई अपॉर्चुनिटी कैसे लोग गेन करते हैं। कभी कभी समस्या का समाधान बन के भी लोग अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं, और यही चीज इन्होंने की। ठीक है, चलिए सबसे पहले कॉपी नोट ओपन करिए, परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखिए। सबसे पहले हम जानेंगे क्या है, तो पहले लिखियो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर यानी उद्यम, या सबसे पहले लिखिए टाइटल बनाना उद्यमिता विकास, ठीक, और उसकी परिभाषा लिखना, और परिभाषा में लिखिए सरल शब्दों में सबसे पहले लिखिए एंटरप्रेन्योर, या अगर आप नहीं लिख पाओगे तो ऐसे भी लिख लेना एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर फ्रेंच भाषा का शब्द है। एंटरप्रेन्योर फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है किसी कार्य को हाथ में लेना, जिसका अर्थ है किसी कार्य को हाथ में लेना या व्यवसाय करना, है ना, या कोई उद्यम स्टार्ट करना। ठीक, किसी कार्य को हाथ में लेना या किसी व्यवसाय को प्रारंभ करना, यह भी कह सकते हैं अपन। ठीक, अब थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं, और भी हम धीरे धीरे चीजें और क्लियर करेंगे। सबसे पहले कि कोई चीज आई तो ये शब्द जो फ्रेंच में देख रहे हो आप, है ना, ये आखिर आई कहां से? 16वीं सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में फ्रांस में जो सेना का, बहुत सारी सेना होती, बहुत सारे जो सिपाही होते हैं, उसको लीड करने वाला जो सेना का मेन लीडर होता था, उसको पहले क्या बोला गया? एंटरप्रेन्योर बोला गया। ठीक, जब ये बहुत प्रचलन में आया, बस मैं जनरल में सिखा रहा हूं आपको, इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूं कि ये शब्द आया कहां से, उद्यमी, है ना, एंटरप्रेन्योर शब्द कहां से आया। तो 16वीं सेंचुरी में जब ये फ्लो में आने लगा कि नहीं भैया, एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली, बहुत ज्यादा विजनरी, बहुत ज्यादा शौर्य से युक्त जो आदमी होगा वो होगा एंटरप्रेन्योर, यानी सेना का लीड करने वाला। जब ये प्रचलन में धीरे धीरे आने लगा तो 7वीं सेंचुरी में ये चीज फ्रांस में आकर क्या हुई, फ्रांस में जब आए, फ्रांस में चीजें फ्लो में आने लगी तो जो लोग ठेके का काम करने लगे, जो कॉन्ट्रैक्टर हो गए, जो बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हो गए, आर्किटेक्ट समझ रहे ना कौन, जो सर राम सुतार हो गए, नाम सुना है कि नहीं सुना आप लोग, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, ठीक है ना, और जो अपना ओंकारेश्वर में 108 फीट लंबी बने हुए आदि शंकराचार्य की मूर्ति, है ना, तो वो आर्किटेक्ट, ये लोग भी धीरे धीरे करके इन लोगों के भी लोगों ने बोलना फ्रांस में चालू कर दिया कि ये लोग भी एंटरप्रेन्योर है। फिर 18वीं सेंचुरी में रिचर्ड कैंटिलोन आते हैं, रिचर्ड कैंटिलोन 18वीं सेंचुरी में एक बहुत फेमस फ्रांस के अर्थशास्त्री हैं, रिचर्ड, लिख लो नाम, सुन लेना बस, अभी हम बहुत अच्छे से नहीं नोट डाउन कराऊंगा मैं आपको, अब सुन लो आप कहानी। तो रिचर्ड कैंटिलोन ने, एक अर्थशास्त्री ने एक स्टेटमेंट बोला
कि उद्यमी हम बेसिक इतने दिनों का एनालिसिस 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी का एनालिसिस करने के बाद मुझे ये फील होता है कि उद्यमी में असल वो व्यक्ति है जो अब व्यवसाय में भी वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। एक चीज साथ ही साथ व्यवसाय को वो अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता है, उसको हम व्यवसाय बोले, वो उद्यमी बोलेंगे। कैसा कि मार्केट के रॉ मटेरियल को वो क्रय करता है, ठीक, और उसको कुछ थोड़ा सा इनोवेशन के तड़के के साथ नई चीजों में कन्वर्ट करता है और मुंह मांगे दाम पर बेच देता है। क्लियर है? उसको शब्दों में भी नोट डाउन करेंगे, मगर आप सहज रूप में समझने की कोशिश करिए। मार्केट में किसी भी चीज को रॉ मटेरियल में, जैसे हमने टोमेटो केचप जिसको कहते हैं टमाटर सॉस देखा है। टमाटर हमने मार्केट से लिया। अब सोचिए कि अभी मार्केट में स्थिति ये थी अभी 10-15 दिन पहले कि टमाटर 5 रुपए 2 रुपए किलो भी बिक रहे थे। क्या कर रहे हैं बड़े बड़े जो दिमागदार लोग हैं, उसको होलसेल में खरीद रहे हैं, उस टमाटर को बढ़िया तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं और उसी केचप को 110, 150 रुपए, 250 रुपए में 1 पर केजी धूमधाम से बेच दे रहे हैं। सही है? पेस्ट बना के, जिसमें नेस्ले का नाम भी है। किसान को तो हम बहुत, किसान टोमेटो केचप देखा होगा आपने। क्या किया? मार्केट से रॉ मटेरियल को क्रय किया, उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद मुंह मांगे दाम पे उसको बेच दिया। इसी को रिचर्ड कैंटिलोन ने बोला कि यही व्यक्ति आगे चल के, यही व्यक्ति उद्यमी कहलाएगा। ये फ्रांस में, और ये धीरे धीरे करते 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 अब ये जो लैंग्वेज है एंटरप्रेन्योर, ये धीरे धीरे पूरी जो हमारी, अब ये आजकल इंटरनेट के जमाने में अब सब एक गांव जैसा ही है, पूरी दुनिया एक गांव बन गई है ना, कि सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए, मन करे तो और नहीं करे तो भी जुड़ना पड़ रहा है। ठीक, व्हाट्सएप जब तक नहीं खोलो तो तब तक आत्मा को भी शांति नहीं मिलती। और धीरे धीरे करते करते सभी के लोगों के जुबान पर शब्द फिट हो गया एंटरप्रेन्योर। सही बात है, उद्यमी उद्यमी। और अभी हमारे मध्य प्रदेश सरकार तो डेली माला सुनती रहती है। आपने रीजनल कॉन्क्लेव देखा होगा, अभी हुआ, हमारे माननीय मंत्री, कौन मंत्री? मुख्यमंत्री साहब डॉक्टर मोहन। आप देखिए रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन क्यों हुआ, पता क्यों? क्योंकि पूरा उद्योग का जो केंद्र था वो इंदौर था और ऐसे में किसी प्रदेश का विकास नहीं हो सकता था। ठीक, ये क्वेश्चन आ सकता हो सकता है कि रीजनल कॉन्क्लेव से को आप थोड़ा सा डिफाइन करिए। तो रीजनल कॉन्क्लेव में उन्होंने आइडेंटिफाई ये किया कि हमारे 10 संभाग हैं और 10 संभागों में अगर हमने रीजनल लेवल पे वहां की जो अपॉर्चुनिटी है, जो संभावनाएं हैं, उसी के आधार पर अगर हमने स्थानीय स्तर पर रोजगार बनाना चालू कर दिया तो केवल उद्योग इंदौर नहीं पूरे प्रदेश में स्थापित हो जाएंगे। और जब स्थापित हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मध्य प्रदेश का लेवल उठ जाएगा। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश की चौथी पोजीशन है, नोट डाउन कर लेना आप। ठीक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में चौथी पोजीशन पे है। ये इकोनॉमिक्स में काम आएगा, इधर काम नहीं आएगा। जो आपकी इंडियन इकोनॉमी है ना, उस पर जरूर एकदम, या एमपी वाली इकोनॉमी, जब भी आपके पास 7 मार्कर में चीजें मिले तो यहां लिखने के बाद जब स्पेस से खाली बचता है, इसको बॉक्स में बस यही चीजें डाल देना, आपका आंसर बहुत अच्छा दिख जाएगा कि भैया अरे वाह यार, इसने एमपी इकोनॉमी में तो ये चीजें बताई, साथ ही बता दिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश 4th पोजीशन पे ये है। और एमपी गवर्नमेंट अब पूरी ताकत लगा रही है कि तेजी से हम इस प्रकार की एक एंटरप्रेन्योरशिप वाली पूरी परिपाटी का निर्माण कर दें। चीजें देख रहे हैं वही चीजें। सबसे पहले चलिए लिखिए, और लिखिए, स्टार्ट करिए। रिचर्ड कैंटिलोन के अनुसार कुछ परिभाषा लिख लीजिए। रिचर्ड कैंटिलोन के अनुसार, रिचर्ड कैंटिलोन के अनुसार उद्यमिता की परिभाषा लिखिए। लिखिए पहली परिभाषा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। एक प्रतिनिधि जो उत्पादन के साधनों को, एक प्रतिनिधि जो उत्पादन के साधनों को निश्चित मूल्य पर क्रय करता है, निश्चित मूल्य पर क्रय करता है तथा उसे भविष्य में
भविष्य में अनिश्चित मूल्य पर विक्रय करने के लिए निर्माण करता है। अनिश्चित मूल्य पर विक्रय करने के लिए निर्माण करता है। ठीक, ये परिभाषा IMP 2 मार्कर में प्रिंट होगी। ठीक, इसको जरूर कर लीजिए। थोड़ा सा फैक्ट नोट डाउन कर लीजिए। लिखिए, उद्यमिता संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन। फैक्ट बना के लिख लीजिए, उद्यमिता संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन डैश प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जोसेफ एलाइस शुम्पीटर द्वारा किया गया। ठीक, उद्यमिता का सिद्धांत। अभी ये सब पता चलेगा कौन कौन सा सिद्धांत है। जोसेफ एलाइस शुम्पीटर, द्वारा किया गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आधुनिक उद्यमिता तथा नवाचार के जनक। अच्छा, एक काम करना, इन्हीं के बाजू में लिख लेना जोसेफ एलाइस शुम्पीटर को उद्यमिता का जनक। रिवाइज भी कराएंगे अपन, मगर पहले चीजों को नोट डाउन कर लेंगे। उद्यमिता का जनक जोसेफ एलाइस शुम्पीटर। ठीक, नेक्स्ट लाइन लिखना, आधुनिक उद्यमिता तथा नवाचार के जनक। आधुनिक उद्यमिता तथा नवाचार के जनक डैश करके लिखना, स्टीव ब्लैंक। आधुनिक उद्यमिता तथा नवाचार के जनक, आधुनिक स्टीव ब्लैंक, ऊपर लिखा हुआ है स्टीव ब्लैंक। ठीक, जब वही ब्लैंक, जब आंखें ब्लैंक हो जाती है, वो वाली ब्लैंक। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, भारत में उद्यमिता विकास के जनक कौन है? बहुत बढ़िया, जिसे 2019 में जिनका देहांत हुआ और 2017 में इन्हें पद्मश्री मिला। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, भारत में उद्यमिता विकास के जनक कौन है? वीजी पटेल। ठीक, 2000 लिखो, ब्रैकेट में लिखना है 2017 में पद्मश्री। इनकी मृत्यु इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इनका पुरस्कार कब मिला, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, पद्मश्री। साथ ही साथ इसी में लिखना है उन्होंने कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के संस्थापक, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के संस्थापक। और ये कहां है? गुजरात में। ये कहां है? गुजरात में। क्लियर है गाइस? एक और परिभाषा लिखना, लिखो, विभिन्न जोखिमों को, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं, फिर और रिवाइज कर देंगे। विभिन्न जोखिमों को वहन करते हुए, ठीक है, विभिन्न जोखिमों को वहन करते हुए नए संगठन तथा व्यवसाय को आरंभ करने की भावना, विभिन्न जोखिमों को वहन करते हुए नए संगठन या व्यवसाय को आरंभ करने की भावना, प्रारंभ करने की भावना तथा क्षमता को उद्यमिता कहते हैं, तथा क्षमता को, भावना प्लस क्षमता को क्या बोलेंगे? उद्यमिता बोलेंगे। ठीक, क्लियर है? देखो, सबसे पहले तीन चीजें होती, उद्यमी, ठीक है, उद्यमिता, फिर उद्यम। सबसे पहले वह व्यक्ति जो लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से कुछ ना कुछ कार्य करेगा, वो क्या कहलाएगा?
उद्यमी, ठीक। और जब ये व्यक्ति जब लाभ प्राप्ति के काम से करते करते जब बड़ा स्टार्टअप बना लेगा तो उसको कहलाएंगे उद्यमिता कहलाएगी। ये पूरी प्रोसेस उद्यमिता कहलाएगी कि भैया कुछ ना कुछ काम कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, और ये पूरी प्रोसेस जब ये पूरी सफल रूप से संचालित होगी तो ये कहलाएगा उद्यम। क्लियर है? तो उद्यम की अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला के हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे तो भैया किसी भी संस्थान को चलाने के लिए एक जोखिम लेना पड़ता है, और उसको स्टार्ट करने की एक भावना, और प्लस उसकी कैपेबिलिटी, क्षमता, अगर ये होगी तो एक बहुत अच्छा उद्यमी भी कहलाएगा। और इसी जब पूरी प्रोसेस को क्या कहलाएगी? उद्यमिता। आगे लिखिए, जोसेफ शुम्पेटर के अनुसार, और इसके आगे आईएमपी लिख लेना, आईएमपी, जोसेफ शुम्पेटर के अनुसार, जोसेफ शुम्पेटर के अनुसार लिखो, उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है। जोसेफ शुम्पेटर ने क्या बोला कि उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी, अभी बताएंगे क्या है नव प्रवर्तनकारी, नव प्रवर्तनकारी कार्य है। लिख लिया? लिखो फिर से, उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी, लिख दूं मैं क्या? ठीक है, नव प्रवर्तनकारी कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा, यह स्वामित्व की अपेक्षा एक नेतृत्व कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा एक नेतृत्व कार्य है। एक साथ सभी बोलिए, जोसेफ शुम्पेटर ने क्या बोला, स्टेटमेंट दिया, यह परिभाषा आपके टंग पे होनी चाहिए, जीभ पे, कि उद्यमिता एक जो, ठीक, अब नव प्रवर्तनकारी कार्य है जो स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्वकारी। देखिए याद रखिए कि जब आप उद्यम करेंगे, कोई एंटरप्रेन्योरशिप लगाएंगे या कुछ नया उद्यम स्थापित करेंगे, तो पता क्या करना पड़ेगा आपको? नव प्रवर्तन, मतलब कुछ ना कुछ अनोखा काम करना पड़ेगा, कुछ नई चीजें, जो मैंने बोला ना, कुछ नया नवोन्मेष, जिसको इनोवेटिव मॉडल जिसको बोलते हैं, उसके साथ साथ जब आप उद्यम चलाते हैं तो अब उद्यम में मालिक नहीं बनता, उद्यम में उसको खुद भी एक अच्छा लीडर बन के काम कराना पड़ता है, और ना केवल काम कराना पड़ता है बल्कि काम खुद भी करना पड़ता है। यही है नेतृत्वकारी। ये स्वामित्व की अपेक्षा क्या है? एक नेतृत्वकारी कार्य, जिसमें आप एक अच्छी लीडरशिप के साथ साथ अपनी टीम को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम भी लेते हो, और ना केवल काम करवाते भी हो और स्वयं भी करते हो। एक अच्छा लीडर यही होता है। माही से क्या सीखा? माही समझ गए? महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी क्या कर रहा है? वो लीडर, देखो कैप्टनसी हर कोई कर रहा है, बट हर व्यक्ति की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उससे काम भी लेना अपने आप में एक स्किल है। कि भैया अगर बॉलिंग है, अच्छा बॉलर से कौन से स्पेल में कराना है ये भी पता नहीं है किसी को। हो सकता है पहले इनिशियल लेवल पे ही करा देते हैं, बट किस व्यक्ति को कैसे यूज करना है ये एक अच्छी लीडर की विशेषता है, और यही चीज माही ने किया। माही भी बहुत अच्छे कह सकते हैं अगर क्रिकेट के सेक्टर में, क्योंकि भाई एंटरप्रेनर या जोखिम एक जैसा जो शब्द है वो किसी एक स्पेसिफिक इस रोजगार के लिए, धंधे के लिए नहीं है, इस सभी सेक्टर में वो व्यक्ति जो जोखिम लेता है वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेनर है। वो अपन ने डिस्कस भी किया, वो माही भी यही काम करते थे, भैया रिस्क लेते थे। याद करो 2007 का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, जोगिंदर सिंह, बहुत बढ़िया है ना। रिस्क भाई, पेन है तो गेन भी है। पेन लोगों को एकदम बिल्कुल दिल जो है हाथ पे आ गया कि यार किस आदमी को दे दिए बॉलिंग इन्होंने, ये तो बर्बाद कर देगा। मगर कैलकुलेटेड रिस्क नहीं, ये आदमी को ऐसे ऐसे करेंगे, थोड़ा सा प्लानिंग किए और धीरे से हुक किया, और वहां से पीछे से कैच किसने लिया? श्रीशांत ने लिया। और उसके बाद पाकिस्तान ने जीता हुआ मैच भारत के हाथ में दे दिया कि प्रभु ये ले लो आप, नहीं तो मिसबाउल हक ने मैच क्लियर कर दिया था। उस दिन भारत में 11 लोग नहीं खेल रहे थे, 12 लोग खेल रहे थे। भारत की तरफ से 12वां आदमी मिसबाउल हक ही था। भारत है ना, बिल्कुल सही बात है। भारत की तरफ से मैच ऑलमोस्ट हार चुका था वो, और उसको वो शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी, मगर ये और कैलकुलेटेड रिस्क लिया, बॉलिंग इस हिसाब से प्लानिंग से की कि वो चीजें ऐसी कन्वर्ट हुई कि वो भारत 2007 का पहला T20 शुरुआत 7 से ही हुई, और उद्घाटन भी, फीता भी हम नहीं काटा। क्लियर है? ये है जोखिम। तो उद्यम क्या है? एक बार परिभाषा, एक बार फिर से गाना गा दीजिए कि जोसेफ शुम्पेटर ने क्या बोला कि उद्यम प्रवर्तनकारी कार्य है जो क्या स्वामित्व की अपेक्षा एक, बहुत बढ़िया, ठीक।
ये 2 मार्कर में इसको घोंट लीजिए। चलिए नेक्स्ट लिखिए, एक एक परिभाषा और लिखिए। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार, पीटर एफ ड्रकर के अनुसार, दिख गया ड्रकर? मेरी राइटिंग को टेंशन मत लेना, इतनी खराब नहीं है जितनी अभी बोर्ड पे दिख रही है, ठीक? क्योंकि जब आप फ्लो में रहते हो तो स्मार्ट पेन में लिखना और कॉपी पेन में लिखने में थोड़ा अंतर है, ठीक है, कोई बात नहीं। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार लिखिए, व्यवसाय में अवसरों को अधिकाधिक, व्यवसाय में अवसरों को अधिकाधिक, ये देखिए हिंदी मीडियम प्लीज, ठीक? अभी आज थोड़ा सा मैंने ये फ्लो जमाया है, बाइलिंगुअल चलेगी अपना काम, ठीक है? इंग्लिश मीडियम प्लीज थोड़ा रोना नहीं, अपन दोनों चीजें बाइलिंगुअल डील करेंगे, ठीक? व्यवसाय में अवसरों को अधिकाधिक करना अर्थपूर्ण है और वास्तव में उद्यमिता की यही परिभाषा है, ये उनका स्टेटमेंट है। व्यवसाय में अवसरों को अधिकाधिक करना अर्थपूर्ण है, वास्तव में उद्यमिता की यही सही परिभाषा है, वास्तव में उद्यमिता की यही सही परिभाषा है। और एक लास्ट परिभाषा लिखिए जो एकदम नहीं बन रहा है तो बस इसको यूज कर लेना है। H.W. जॉनसन के अनुसार, H.W. जॉनसन के अनुसार, H.W. यही वही जॉनसन है पाउडर वाला, ठीक? और एक वो जो मिचेल जॉनसन वाला भी है। भाई अपना अपना सोचने का तरीका है, मगर अभी हम क्रिकेट नहीं, वो पाउडर वाला ही याद रखेंगे, ठीक? मतलब बेबी टेक केयर में जॉनसन का नाम बड़े लेवल पे है ना। अभी थोड़ा सा इसके पहले सुप्रीम कोर्ट की अभी थोड़ा इन पे लताड़ भी पड़ी थी, इन्होंने कुछ चीजें थोड़ा सा कुछ अप टू द मार्क नहीं की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इन पे फाइन भी लगाया था। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक? पाउडर पे। और वो कुछ हमारे मित्र यार दोस्त जिनके छोटे भाई बहन थे और कैरम बोर्ड में कभी पाउडर नहीं मिलता था तो उसी को छिड़क देते थे। कुछ दुष्ट जो बड़े भाई रहते थे, उन्हें नहीं पता था कि कितना महंगा आता है, 150 रुपए के छोटा सा पाउडर आता था। सही बात है, इस दुष्ट में मैं भी एक दुष्ट शामिल हूं जो अपने छोटे भाई बहनों के पाउडर को कैरम बोर्ड में डाल के और मस्त कैरम खेलते थे। बाद में पता चलता था कि पापा ये कह रहे हैं कि इतनी खपत तो है नहीं, छोटा भाई तो नहीं लगाता है इतना, वो तो मम्मा यूज करते है ना उसको लगाने के लिए। कह रहे खत्म कहां हो रहा है, बाद में पता चला कि ये जॉनसन बेबी कैरम पे चल रहा है, होता है। चलिए लिखिए परिभाषा H.W. जॉनसन के अनुसार, उद्यमिता तीन आधारभूत तत्वों का जोड़ है। उद्यमिता तीन आधारभूत तत्वों का जोड़ है। क्या है तीन आधारभूत तत्व? लिखिए, पहला अन्वेषण, ये चीजें आपको सभी नोट्स में सेम मिलेंगी, बस कोई समझाने वाला नहीं है, ठीक? अन्वेषण कॉमा नवप्रवर्तन तथा अनुकूलन। अन्वेषण नवप्रवर्तन और तथा प्लस अनुकूलन, ठीक? सबसे पहले तीन शब्द, अन्वेषण किसी भी चीज के लिए खोज करना या कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहना कि भैया ये कैसे हो सकता है, ये कैसे कर सकते हैं। आपने वो जो देखा है शार्क टैंक, उसमें कुछ ना कुछ लोग इनोवेटिव मॉडल के साथ आते हैं, अन्वेषण करते हैं, फिर उसके बाद जो इनोवेशन, हाँ मैंने बोला क्या, अन्वेषण आगे रिसर्च किया, फिर उस पर कुछ ना कुछ उन्होंने क्या किया, कोई अनोखे विचार के साथ उन्होंने किसी भी मॉडल को प्रस्तुत किया, फिर साथ ही साथ अनुकूलन, दिए हुए परिस्थिति के साथ अपने आप को उतार लेना। जैसे पानी का नेचर जिस बोतल में होता है उस बोतल का हो जाता है, वैसे ही उद्यमी दी हुई परिस्थिति, अभी हमने ज़ेप्टो देखा कि कोविड में जब हमारी पेंडेमिक आया तो पेंडेमिक में अच्छा उन्होंने देखा कि ये कंडीशन है मगर इसमें क्या अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है, वही है। तो सबसे पहले क्या था, उन्होंने रिसर्च किया, अनोखा मॉडल लगाया और अनुकूलनशील हो गए।
दिए हुए माहौल के हिसाब से उस मोहल्ले में, उस शहर में उन्होंने चीजों को लॉन्च किया। और ना केवल लॉन्च किया, धीरे धीरे बहुत सारे चैलेंजेस देखे, मगर धीरे धीरे ये चैलेंजेस सफलता का रूप अख्तियार हो गया। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखिए। थोड़ा सा लिखने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पैसा वसूल हो रहा है? चलो, उद्यमिता उद्यमिता की अवधारणा, उद्यमिता की अवधारणा, ठीक, ये परिभाषा हम सब पढ़ते थे, ठीक, और हम सब पढ़ेंगे। देखो क्या है उद्यमिता का अर्थ, क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। वैसे ये पीपीटी मेरे काम की नहीं है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा तरीका ये रहता है, पीपीटी प्लस आपका कुछ यूनिक भी तो होना चाहिए, जो आप बच्चों को कुछ अलग तरीके से दे पाए, ठीक। बट पीपीटी में क्विक रिवाइज करने के लिए हमने चीजें मेंटेन कर ली थी, ठीक। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो, फिर थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले क्या है उद्यमिता, क्या है? देखो जब भी, अच्छा पता है क्या है, मैं आपको थोड़ा लिखना भी सिखाऊंगा कि इतना सारा मटेरियल है, उसको इतना किया कैसे जाए, ठीक। इससे देखो कि जब भी इस टाइप की चीजें आए तो उसके कीवर्ड्स को आप उठाओ। उद्यमिता का अर्थ है एक नया व्यवसाय या उद्यम को शुरू करना, तो बस इसका काम की चीज है कि नया व्यवसाय या नया उद्यम क्या करना है, उसको सफल बनाना है, ठीक। तो उद्यम क्या है? उद्यमिता एक नए व्यवसाय या उद्यम को शुरुआत करना, और ना केवल उसको शुरुआत करना, उसको सफल बनाने की प्रक्रिया, जिसमें क्या क्या होगा? नवाचार, फिर जोखिम प्रबंधन, फिर अपॉर्चुनिटी, अवसर की पहचान, और नेतृत्व शामिल है, ताकि क्या किया जाए? आर्थिक और सामाजिक मूल्य सृजित किए जाए, ठीक। द एंटरप्रेन्योरशिप रिफर्स टू द प्रोसेस द स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, या न्यू बिजनेस या वेंचर। वेंचर क्या है? जब दो लोग मिलकर काम स्टार्ट करते हैं तो वेंचर कहते हैं, ज्वाइंट वेंचर है इनका वेंचर। एंड द मेकिंग अस इट्स सक्सेसफुल विच इन्वॉल्व इनोवेशन, इनोवेशन और रिस्क मैनेजमेंट। माही, हमेशा रिस्क याद आए तो माही लिखी। देखिए क्या है, अच्छा एक कहानी अभी तुम सुनाना बाकी रह गया आपको, चलो मैं बताता हूं। आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज, क्या है हमारे क्या अपॉर्चुनिटीज देखना है, फिर एंड द लीडरशिप इन द ऑर्डर टू क्रिएट अ इकोनॉमिक एंड सोशल, ठीक। एक कहानी सुनिए, और इस कहानी के बाद ये परिभाषा आपको एक झटके में आपके दिमाग में घुस जाएगी। बात है उन दिनों की जब नारायण मूर्ति का नाम सुना आपने? नारायण मूर्ति क्या है? मूर्ति बनाते हैं, बहुत बढ़िया, इन्फोसिस के डायरेक्टर है नारायण मूर्ति। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पेशे से, आपको पता है। एक दिन नारायण मूर्ति जी अपने ऑफिस से आए, और इत्तेफाक से उस दिन उनका जन्मदिन था, और नारायण मूर्ति घर पहुंचे। उन्हें लगा कि अब घर जाता हूं मैं, कुछ जन्मदिन के दिन सर नीचे मुंडी करके चुपचाप अपने आए, मगर उनकी मैडम उनका इंतजार करती थी। मैडम का नाम है माननीय पद्मश्री सुधा, राज्यसभा की निर्वाचित की मनोनीत, बहुत बढ़िया, मनोनीत सांसद, ठीक। और उन्होंने सरप्राइज देने के लिए केक बनाया कि यार नारायण मूर्ति जी आ रहे हैं और आज उनका बर्थडे है, हम उनके कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करेंगे और उनको सरप्राइज देंगे। और नारायण मूर्ति जी ने नॉक किया और प्रवेश किया, तो उनके चेहरे में कोई खुशी नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि मूर्ति, मूर्ति प्यार से तो मूर्ति ही बोलते हैं, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, है ना, ऐसे ही बोलेंगे जैसे बचपन के दोस्त यार हैं। कह रहे मूर्ति चेहरा क्यों बना हुआ है? बस मैडम, मैडम की क्लास है क्या इसके बाद? कौन सर की? कितने बजे से? अरे तो ज्यादा होगा क्या? फिर कहानी तो सुनी लो। तो मूर्ति चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कह रहे नहीं नहीं आज बताओ बताओ, नहीं नहीं बस सब नॉर्मल वाला, नहीं बताओ। तो सरप्राइज मैडम देने वाली थी, इतने के पीछे इसके पहले सर ने सरप्राइज दे दिया। उन्होंने कहा मैंने आज अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया। तो कह रहे ये क्या कर दिया मूर्ति, तुमने पागल हो क्या? तो कह रहे नहीं 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 मुझे नहीं करना जॉब, मुझे अपना खुद का कुछ खोलना है। अच्छा 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 जीवन साथी होता है कि पूरी बातें सुनता है, नहीं तो चप्पल भी उतारने का मन कर रहा होगा उस टाइम कि अरे यार ये क्या बात है, हैं बर्थडे है और तुमने आज हमारे साथ दगा कर दिया। भाई पूछना भी चाहिए ना रिजाइन करने के पहले, आप अब आप हम आपके भरोसे हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या प्लान है? कह रहे कोई प्लान नहीं, कोई प्लान नहीं। अच्छा कोई प्लान नहीं, फिर क्या करना है? कह रहे कुछ पता नहीं है, मगर मुझे सॉफ्टवेयर कंपनी खुद की खोलना है। कह रहे अच्छा कुछ तो सोचा होगा? कह रहे कुछ नहीं सोचा है। पैसा? कह रहे कुछ भी नहीं है। उन्होंने जेब दिखा दिया, कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि मूर्ति मन में क्या चल रहा है? कह रहे कुछ नहीं चल रहा, बस एक ही चीज चल रही। बस मैडम 2 मिनट और। कि मूर्ति क्या चल रहा है दिमाग में, कुछ तो बताओ। कह रहे बस एक ही चीज क्रिस्टल क्लियर है कि मुझे सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी है।
कैसे बनानी है मुझे भी नहीं पता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्या क्या जरूरत पड़ेगी इसके लिए? उन्होंने कहा कुछ तो पैसा चाहिए मुझे इसके लिए। उन्होंने, सुधा मूर्ति जी ने आओ देखा ना ताओ, उन्होंने जो सेविंग की हुई थी अपने बच्चों के लिए, उसमें से कुछ पैसा 10,000 रुपए उन्होंने अपने गुल्लक से निकाले और उन्होंने मूर्ति जी के हाथ में दिए कि मूर्ति, ये मैंने अपने बच्चों के हिस्से का पैसा आपको दे रही हूं कुछ उम्मीद के साथ। और उस 10,000 रुपए की छोटे से एक कंट्रीब्यूशन से इन्फोसिस जैसा बड़ा एम्पायर स्थापना हुई। बहुत संघर्ष हुआ, मगर एक एम्पायर की शुरुआत स्टार्टिंग की छोटी इनिशियल फंडिंग से हुई। बट फंडिंग तो बाद में हुई, सबसे पहले एक सोच से हुई, एक इनोवेटिव आइडिया और एक रिस्क लिया उन्होंने, जिसमें रिस्क में यह भी था कि पेन भी हो सकता था और गेन भी हो सकता था। बहुत सारा पेन भी होगा निश्चित तौर पे, है ना, बहुत सारा संघर्ष हुआ, मगर इनिशियल जब आपके साथ में आपके जीवन साथी का हाथ जुड़ा होता है तो डबल इंजन की सरकार हो जाती है। और मूर्ति जी ने और सुधा जी ने दोनों ने मिलकर उस कंपनी को बहुत तेजी से मेहनत की, और ना केवल मेहनत किया, आज इन्फोसिस सबसे ज्यादा जॉब देने वाली कंपनियों में से, खासकर सॉफ्टवेयर के सेगमेंट में, ना केवल सॉफ्टवेयर बनाते हैं बल्कि लोगों को एक्सपोर्ट भी करते हैं, है ना, बिल्कुल सही है। बाहर की जो कंपनियां हैं उनको टेंडर देती हैं और चीजें वो करते हैं, और यहां से चीजें हुई। और चीज मैं आपको बता दूं कि एक अच्छा लीडर कैसे होता है, कि बात उन दिनों की है कि एक टाइम ऐसा है कि उनके पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था, और वक्त वो है जब दिवाली का समय था, और दिवाली के दिन पैसा मांगता है, पैसा चाहिए रहता है ना भाई, दिवाली पैसा चाहिए दिवाली के दिन। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिससे पैसा, वो दिवाली नहीं है, माँ सरस्वती और गणेश जी की पूजा नहीं होती, पूरे मार्केट में पैसा रोटेट होता है तेजी से, 3 से 4 लाख करोड़ रुपए ऐसा गोल गोल घूमता है ना, और उस टाइम हर व्यक्ति को पैसे चाहिए। नारायण मूर्ति एक अच्छे लीडर के तौर पे क्या किया कि उन्होंने बताया कि सुधा पैसे नहीं है देने के लिए, और एक अच्छा लीडर फिर विशेषता क्या होती है, रिस्क लेता है ना, और अपनी टीम के लिए सब कुछ कर देता है। उन्होंने कहा सुधा पूरे जो आपके जेवर है गिरवी रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सैलरी देना है आज। बड़े दिल, क्योंकि एक नारी के जीवन में सबसे खराब दिन वो होता है जब उसको अपने जेवर गिरवी रखने पड़ते हैं, मगर वो देश पावन था, उन्होंने उठाया और जो उस सोने वाले के पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि यार नारायण जी ये क्या कर रहे हो, आज लोग सोना खरीद रहे हैं, आप बेचने, नहीं तुम तो पैसे दे दो। और ये पैसे के साथ उन्होंने उनको सैलरी दी, और दिल्ली देने के बाद कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने एम्प्लॉयज को पता चला कि नारायण जी ने हमारे लिए अपनी धर्मपत्नी की जेवरात को गिरवी रख दिया, वो एम्प्लॉय आज भी काम कर रहे हैं इन्फोसिस में। कुछ लोग तो रिटायर कर गए, बट वो आज भी जुड़े रह गए। ये है लीडरशिप। ताली कैप्टन की तो गाली भी कैप्टन की। अच्छा होगा तब भी, खराब होगा तो भी कैप्टन का, और कैप्टन अच्छा कैप्टन हो जाए पूरी टीम के बारे में सोचता है। ये एक अच्छी पर्सनालिटी, और यही है एक अच्छा उद्यमी, एक अच्छा नेतृत्वकारी, है ना, जो स्वामित्व की अपेक्षा। क्लियर है? ऐसे धीरे करके आगे चल के लोग बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, और यही आगे चल के भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, और भारत की और विश्व की जीडीपी में कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ना केवल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बल्कि अपने पैसे से लोगों के लिए वेलफेयर कर रहे हैं। सुधा मूर्ति जी ने 11,000 लाइब्रेरीज का निर्माण कराया, इसलिए इन्हें पद्मश्री मिला। पता था आपको इसके बारे में? नहीं पता था? 11,000 लाइब्रेरीज का निर्माण कराया इन्होंने। और ये है सोशल, कुछ रिफॉर्म करना है, प्लस मेहनत तो करना है, साथ ही साथ सोशल लेवल पे करना है, और यही चीज आगे चलकर धीरे धीरे करते करते एक बड़ा रूप बन गई। ठीक है, तो इसी टाइप की क्लासेस आपको डेली मिलती रहेंगी, कुछ एग्जाम्पल के साथ, जिसको सुनने में आपको आनंद मिलेगा, बट हम लिखते भी जाएंगे, कुछ समझते भी जाएंगे, और कुछ रिवाइज भी करते चलेंगे। ठीक है, अभी पीपीटी आपकी शुरुआत हुई, 52 पन्ने की पीपीटी थी। ठीक है, ये सब मिलती जाएंगी आपको चीजें। ठीक, जो हमने लिख दिया वो इसी में था। ठीक, अभी कुछ चीजें आपको शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगी। ये डायग्राम है, अब इस डायग्राम को हम सरल शब्दों में समझेंगे। ठीक, और आगे चल के ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं आपके सिनॉप्स बन जाएंगे। 100 पन्ने को कैसे 20 पन्ने में कन्वर्ट किया जाए, तो यही तो सिनॉप्सिस है, यही हम डील करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जुड़े रहें और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच, शुभकामनाएं।